नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपके सामने आज एक छोटी सी कहानी जिसके रचनाकार, जिसके कहानीकार हरिशंकर परछाई है, लेकर आया हूँ। बड़ी ही मज़ेदार कहानी है, या फिर कह सकते हैं व्यंग्य रचना है। जैसा कि हरिशंकर परछाई की जो ख्याति रही है वो एक व्यंग्यकार के रूप में ही रही है। तो आज हम हरिशंकर परछाई की जो व्यंग्य रचना है वो जरा वाइफ है ना का पठन करेंगे, पढ़कर सुनाएंगे। अच्छी लगे तो ठीक है। चलिए, पढ़ने से पहले मैं हरिशंकर परछाई के बारे में कुछ बता देना चाहूँगा। हरिशंकर परछाई हिंदी साहित्य के सशक्त और महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में अपनी ख्याति अर्जित की है। इन्होंने समाज की छोटी छोटी बातों को या व्यवहारिक जीवन में जो छोटी छोटी बातें होती है उसको व्यंग्य के रूप में कैसे मज़ेदार तरीके से प्रस्तुत किया है, ये इनकी कहानियों को पढ़ने के बाद पता चलता है। चलिए, हरिशंकर परछाई के बारे में जान लेते हैं। हरिशंकर परछाई का जन्म जो है अगस्त 1924 में हुआ था। ये मध्य प्रदेश राज्य के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, जमानी गांव। ये जिला होशंगाबाद में पड़ता है। तो ये वहीं के रहने वाले थे, वहीं उनका जन्म हुआ था। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखा है, उपन्यास भी लिखे हैं और व्यंग्य निबंध संग्रह भी इनके ढेर सारे हैं। तो निबंधकार के रूप में, व्यंग्यकार के साथ साथ एक अच्छे निबंधकार के रूप में इनकी ख्याति रही है। तो हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, दो कहानी संग्रह इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों में से एक है। रागनी नागफनी की कहानी, तट की खोज, दो उपन्यास है। जैसा कि नाम है, रानी नागफनी की कहानी, आपको लगेगा कि ये कहानी है, लेकिन ये कहानी न होकर एक उपन्यास है। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है, ध्यान देने वाली बातें हैं कि रानी नागफनी की कहानी उपन्यास रचना है हरिशंकर परछाई की। इसके बाद आते हैं इनके व्यंग्य निबंध संग्रह पे। तो व्यंग्य निबंध संग्रहों में तब की बात और थी। भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का ज़माना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार की ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसाएं, हम एक उम्र के वाकिफ़ हैं, जाने पहचाने लोग। ये इनके निबंध संग्रहों का संकलन है। आइए हम चलते हैं सीधे कहानी पे। कहानी का नाम है वो जरा वाइफ है ना। ये कहानी जो है इनके व्यंग्य निबंध संग्रह पगडंडियों का ज़माना में संकलित है। चलिए पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इनके इस महत्वपूर्ण निबंध रचना का, जो एक व्यंग्य है। अच्छा, भोजन करने के बाद मैं अक्सर मानवतावादी हो जाता हूँ। अपना पेट भरकर मानवतावादी होने में सुविधा भी है। दूसरे के घर भोजन करने के बाद तो बड़े ऊंचे और पवित्र विचार मेरे मन में आते हैं। कुछ लोग भूखे होते हैं, तब ऊंचा चिंतन होता है। तपस्वी को पेट भरने के बाद बदमाशी सूझती है और खाली पेट दर्शन। कह रहे हैं हरिशंकर परछाई कि तपस्वी को पेट भरने के बाद बदमाशी सूझती है, खाली पेट दर्शन। मेरी प्रकृति तपस्वियों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। भूखा होता हूँ तब चाट की दुकान से आगे चिंतन बढ़ता ही नहीं। खैर, इतना निश्चित है कि विचार पेट से ही पैदा होते हैं, वह भरा हो चाहे खाली। मुख्य बात है अपने पेट को पहचानना, वरना भूल हो सकती है। मेरे एक गांधीवादी मित्र कांग्रेस की शुद्धि के लिए साल में 1-2 बार उपवास कर डालते थे। हर उपवास के बाद कांग्रेस की हालत और बिगड़ती जाती। वे गुस्से में अगली बार 10 की जगह 15 दिन का उपवास कर लेते।
कांग्रेस की हालत ढेवड़ी खराब हो जाती। मेरे समझाने से उन्होंने यह सिलसिला बंद कर दिया। तो उधर कांग्रेस की हालत कुछ सुधरी है। मैंने उनसे कहा कि उपवास से सुधार का ज़माना गया, अब खाने से सुधार होता है। 1 महीने किसी दूसरे का खाकर देखो कि संस्था में कैसी वृद्धि होती है। उन्होंने कहा, यानी हरामखोरी से अब तरक्की होती है। मैंने कहा, शब्दों के प्रयोग के बारे में बहुत सावधान हो। उपवास का कोई ठिकाना नहीं, क्या पता सोमवार की शाम को उपवास रखकर सारा देश अच्छा सोचता है या बुरा। सवेरे सामने की झोपड़ी की एक स्त्री लड़के को इसलिए मार रही थी कि वह रोटी मांग रहा था। लड़के ने विचार किया कि भूख से ज़्यादा कष्ट है या मार में। लड़के ने विचार किया, भूख से ज़्यादा कष्ट है या मार में। उसने तय किया कि मार में ज़्यादा कष्ट है। वह भूख को लेकर माँ को गाली देता हुआ भाग गया। मैंने इन लोगों में सोमवार के उपवास की अपील का प्रचार करने का इरादा किया था। अब मुझे उस लड़के से डर लगता है, वह बुरी गाली देता है। मगर मैं बताना भूल जा रहा हूँ कि कैसे अच्छे विचार मेरे मन में आ रहे थे। मेरे एक दोस्त की शादी की दावत थी। मैंने उसे बधाई दी। शाबाश, तुमने घर भोजन करने में वही सुख मिलता है जो अनाज की स्मगलिंग में। खिलाने वाले को भी लगता है कि मेरे घर में सरासर चोरी हो रही है। खाकर लौटा और लेट गया। मन में महीनों से रुके ऊंचे विचार उमड़ने लगे। सोचा, दुनिया का भला मैं किस तरह कर दूं। चाहता हूं सब सुखी रहे, सारे पति पत्नी सुखी रहे, परस्पर विश्वास अटल रहे, किसी के 3 से ज़्यादा बच्चे न हों। इन्हीं ऊंचे संकल्पों में डूबा था कि एक शरीफ आदमी आ गए। जो लेखक नौकरी नहीं करता, वह ऐसी गाय होता है जिसे कोई भी पकड़कर दूह सकता है। मैं समझ गया कि इन सज्जन को चाय के लिए दूध की ज़रूरत पड़ गई है, इसलिए स्तन झंझोड़ने आए हैं। उनके हाथ में एक पाठ्य पुस्तक थी। कहने लगे, थोड़ी सी तकलीफ दूंगा, इसमें से कबीर दास के पदों का अर्थ समझा दीजिए। महाशय जी आए हैं, कबीर दास की कुछ दोहे हैं, उन पंक्तियों को लेकर आए हैं और कह रहे हैं लेखक से, हरिशंकर परसाई से, कि इसका अर्थ समझा दीजिए। तो हरिशंकर परसाई कहते हैं, मैंने कहा, क्या आप किसी इम्तहान में बैठ रहे हैं? वे बोले, जी नहीं, वाइफ बैठ रही है। मैंने कहा, लेकिन अर्थ तो आप समझ रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं समझ लूँगा, फिर उन्हें समझा दूँगा। मैंने कहा, वे ही क्यों नहीं समझ लेती? वे चुप हो गए। मैंने सोचा, यह या तो मुझे लंपट समझता है या अपनी पत्नी को उल्टा। इसे डर है कि कबीर समझाते समझाते मैं विद्यापति न समझने लगूं। समझाने लगूं। मैंने कहा, देखिए, आप साहित्य के विद्यार्थी कभी रहे नहीं। मैं जो समझाऊंगा उसका 50% आपके पास रह जाएगा। उसमें से 25% अपनी पत्नी को आप दे पाएंगे, मगर पास होने के लिए 33% चाहिए। यानी आपके अर्थ समझने में वे फेल हो जाएंगे। गजब का दिमाग लगाते हैं हरिशंकर परसाई जी। कहते हैं कि यदि मैं आपको समझाऊंगा तो आप 50% समझ पाएंगे। जब वहाँ जाएंगे फिर उसका आधा 25% ही आप अपनी वाइफ को समझा पाएंगे, लेकिन पास होने के लिए कितना चाहिए? 33%। तो ऐसे में आपकी वाइफ फेल हो जाएंगी। उन्होंने सोचा, फिर कहा, आप ठीक कहते हैं, उन्हें ही समझना चाहिए। कबीर पर तो वो राजी हो गए। मैंने धीरे से कहा, इसमें विद्यापति भी तो हैं। वे सावधान थे, तपाक से बोले, उसे जाने दीजिए, वह तो अश्लील है। मैं समझ गया। मन में कहा, तू क्या कबीर को भला आदमी समझता है? अरे कबीर अगर ढंग से कोई समझ ले तो विद्यापति से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मन फूला फूला फिरे, जग में कैसा नाता रे। अगर ठीक से पत्नी समझ ले तो तेरी गृहस्थी ही टूट जाए। ये हरिशंकर परसाई जी मन में सोचते हैं। एक आचार्य हमें हिंदी काव्य पढ़ाते थे। उन्हें भी अश्लील का बहुत डर था। जहाँ भी सुंदर काव्य पंक्तियाँ आ जाती वे मुंह बनाकर कहते, छोड़ दो, अश्लील है। वे लड़कियों को अलग से वह अंश समझाने के लिए तत्पर रहते थे। कुछ लोगों के लिए हर सुंदरता अश्लीलता है। जो कुरूप है वही उनके लिए पवित्र है। कुरूपता के सिवा पवित्रता की कल्पना
उन्हें होती ही नहीं। मुझे एक घटना और याद आ रही है। तब हम वसुधा निकालते थे, वसुधा पत्रिका है। एक दिन एक सज्जन कुछ कविताएं लेकर आए, मुझे दिखाई। मैंने पूछा, आपने लिखी है? वे बोले, नहीं, वाइफ ने लिखी है, जरा देख लीजिए। मैंने देख ली, कहा ठीक है। वे बोले, तो पत्रिका में छाप दीजिए। छापने के पर्पस से वो आए थे। बोलेंगे फिर ठीक है तो छाप दीजिए। मैंने कहा छाप ही नहीं जा सकती। उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा कमज़ोर है। वे बोले तो जो खराबी है मुझे बता दीजिए, जो सुधार आप बताएंगे मैं उन्हें बता दूंगा, वे सुधार कर लेंगी। मैंने कहा यह कविता है, गणित नहीं कि मैं सवाल हल करने की रीति बता दूं और उत्तर निकाल दूं और आप समझ लें। इसे तो जो लिखता है वही समझ सकता है। वे फिर आग्रह करने लगे। क्या आग्रह करते हैं देखते हैं। मैंने कहा मैं उन्हीं को बता दूंगा। वे परेशान हुए, बोले वे कैसे आएंगी? मैंने पूछा क्यों? उनका जवाब था, बात यह है कि वो जरा वाइफ है ना। चकराने की मेरी बारी थी। वो जरा वाइफ है ना। सोचा इनकी पत्नी बीमार होती होंगी और डॉक्टर आता होगा तो ये स्टेथोस्कोप अपने सीने पर लगवाता होगा। डॉक्टर कहता होगा मगर बीमार तो वे हैं। यह कहता होगा हाँ लेकिन मेरी ही जांच कर लीजिए, वो जरा वाइफ है ना। डॉक्टर कहता है उनकी जीभ भी देखनी है। तब ये माँ से क्या कहते होंगे, यह जीभ निकाल देता होगा, मेरी जीभ ही देख लीजिए ना, वो जरा वाइफ है ना। मैंने उनसे कहा देखो भाई, ये कविताएं ले जाओ, पवित्रताओं को इन झंझटों में नहीं पढ़ना चाहिए। एक लाइन में उन्होंने कह दिया कि पवित्रताओं को ऐसे झंझट में नहीं पढ़ना चाहिए। आदमी सचमुच मुश्किल में पड़ गया। दरवाजे खुल गए हैं, सामने बहुत से रास्ते दिखने लगे हैं। इन पर बढ़ने की महत्वाकांक्षाएं जाग उठी हैं, मगर इन पर बढ़े कैसे, यह कठिन सवाल है। स्त्री को आगे बढ़ाने वाले कुछ अति उत्साही लोगों से मेरा परिचय है। इन सबकी परेशानी मैं समझता हूँ और सहानुभूति भी रखता हूँ। आगे बढ़ी हुई स्त्री का पति कहलाने का गौरव बहुत स्वस्थ और जायज है, मगर वह बढ़े कैसे? कुछ लोग उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे पीठ पर लाद कर आगे ले जाकर रखना चाहते हैं। जब पट्टी खुले तो वह कहे आहा, हम तो इतने आगे बढ़ गए। वैसे यह तरीका कोई बुरा नहीं है, सिर्फ यही है कि आदमी जिंदगी भर कुली का काम करता है। जानता हूँ ऐसी बातें करना नाराज़गी पैदा करना है। पिछले दिनों वे लोग नाराज हो गए थे। एक सांस्कृतिक संस्था का वार्षिकोत्सव था। उसमें मैं गया था। संगीत नाटक हुआ। बाद में संस्था के लोगों के साथ चाय पीते वक्त मैंने पूछा, क्या पूछा? साल में कितने नाटक खेल लेते हैं? वे बोले ज़्यादा नहीं हो पाते। बात यह है कि पाठ करने के लिए स्त्रियां मिलने में कठिनाई होती है। मैंने कहा आप अपनी पत्नी को स्टेज पर ले आइए ना। आप लोगों की पत्नियां अगर नाटक में काम करने लगे तो दूसरे की भी आ जाएंगी। साधारण सी बात इन्होंने की। क्या कहा कि आपकी पत्नियां यदि स्टेज पे काम करेंगी तो दूसरी की भी पत्नियां जब देखेंगी तो आ जाएंगी। आप में से किनकी पत्नी स्टेज पर आती है? किसी की नहीं। मैंने कहा हमारी मुश्किल यह है कि हमेशा दूसरे की बीवी की खोज करते हैं। दूसरे के स्टेज पर आ जाए, अपनी न आए। दूसरे की नहीं आती तो कहते हैं बड़े पिछड़े हुए लोग हैं। हम पिछड़े हुए नहीं हैं जिन्होंने उसका मुरब्बा बनाकर घर में छोड़ रखा है। हम पिछड़े हुए नहीं हैं जिन्होंने उसका मुरब्बा बनाकर घर में छोड़ रखा है। वे लोग नाराज हुए। यूं ऊपर से कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मगर आंखों से वे वही कह रहे थे, वह कैसे आएगी, वो जरा वाइफ है ना। बात कहाँ तक चली गई और सिमट नहीं रही। सारा दोष उस कबीर के पद समझने वाले का है। मैं तो भोजन करके सीधे और भले विचारों में डूबा था। उसने आकर मन को बहका दिया। मुझे इन सब उलझनों से क्या मतलब, और फिर इन्हें समझना क्या आसान है? जैनेंद्र कुमार ने इन मामलों को समझने में ज़िंदगी गुजार दी, फिर भी नहीं समझ सके। मेरी क्या विचार। तो हरिशंकर परसाई की ये थी छोटी सी कहानी, वो जरा वाइफ है ना। आपने सुना, कैसी लगी आपको ये उनका निबंध संग्रह जो एक कहानी के रूप में है? अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।